हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे और इसके नियम सीखेंगे। लेकिन पर प्रकाश के अपवर्तन सीखने से पहले मैं आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, सघन और विरल माध्यम पता ही नहीं होता है, अपवर्तन का नियम सीख जाते हैं। जब तक सघन और विरल माध्यम जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा, जब तक ना तो आप अपवर्तन सीख सकते हैं और ना अपवर्तन के नियम सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सघन और विरल माध्यम सीखते हैं। तो जरा देखना, आप लोगों ने द्रव्य की तीन अवस्थाएं पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? पहली बात तो तुमने पढ़ी होगी द्रव, ठीक है, और इससे पहले पढ़ी होगी, मान लो तुमने ये पढ़ी होगी गैस, द्रव और ठोस। यही पढ़ी होंगी, ठोस द्रव गैस या गैस द्रव ठोस। ये तीन अवस्थाएं होती है हमारे पास। अब इन तीन अवस्थाओं में जरा देखना, आप लोग सोचोगे इससे क्या रिलेशन है प्रकाश के अपवर्तन का, सघन माध्यम का, विरल माध्यम का। यही है असली जो अपवर्तन का जो नियम होता है, और तुमको पता चल जाएगी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस वाली वीडियो में। जरा देखना, देखो गैस के जो कण जो होते हैं, परमाणु या कुछ भी मान लो, कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं ना। देखो एक यदि इधर है तो एक इधर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दूर दूर होते हैं मतलब। और द्रव के क्या होते हैं? द्रव के कण थोड़े पास पास होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? इसके थोड़े और पास पास होते हैं, इसके थोड़े पास पास होते हैं। और ठोस के तो बिल्कुल ही एकदम पास पास होते हैं, उसके बीच में तो जगह ही नहीं होती है ना। ये वाली बात तो सबको पता है, 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे आप लोग कि द्रव ठोस में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, उसके कण बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। गैस में दूर दूर, द्रव में थोड़े उसके पास, और ठोस में तो सबसे पास। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, यदि हम इसमें से प्रकाश की किरण को निकालें तो देखो हो सकता है प्रकाश की किरण किसी एक ही कण से टकरा पाए या बहुत कम कण से टकरा पाए। सही बात है कि नहीं है? और यदि द्रव में से निकाली गई तो देखो थोड़े ज़्यादा कणों से टकरा कर निकलेगी, जाहिर सी बात है। और यदि ठोस से निकाली गई तो बहुत ही ज़्यादा कणों से टकरा कर जाएगी किरण। जाएगी कि नहीं जाएगी? तो अब जरा ध्यान सुनना, इन सब में किरण, अब देखो यदि हम इसकी और इसकी यदि मैं बात करूँ, किसकी? द्रव और गैस की यदि हम बात करें तो इन दोनों में जरा देखना सघन कौन है और विरल कौन है। सघन वो होता है जिसके कण ज़्यादा से ज़्यादा पास पास हो। ठीक है, अब जरा देखना, यदि हम इन दोनों की बात करें गैस और द्रव की, तो इन दोनों में सघन कौन होगा? इन दोनों में सघन होगा द्रव। कौन होगा? सघन द्रव होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि देखो गैस और द्रव में पास पास कण दोनों में से किसके हैं सबसे ज़्यादा पास पास कण? इसको तो अभी भूल जाओ, इसकी हम बात नहीं कर रहे, केवल गैस और द्रव की हम बात कर रहे हैं। तो गैस और द्रव में सबसे ज़्यादा पास पास कण किसके हैं? द्रव के हैं। तो द्रव के पास पास कण है तो द्रव क्या हो जाएगा? सघन। और गैस क्या हो जाएगी? हमारी विरल हो जाएगी। गैस क्या हो जाएगी? हमारी विरल हो जाएगी। गैस को चाहो तो तुम वायु मान सकते हो, वायु और द्रव। हम पूछें अगर वायु और द्रव में से सघन कौन है, तो द्रव सघन है। क्यों? क्योंकि द्रव के जो कण है वो पास पास हैं और वायु के जो कण है वो दूर दूर है। सही बात है कि नहीं है? और यदि मैं आपसे पूछूं कि द्रव और ठोस में से सघन और विरल कौन है, किस में से? द्रव और ठोस में से सघन और विरल कौन है? तो आप लोग देखोगे सबसे पहले कण किसके ज़्यादा पास पास हैं। आप लोग देखोगे कि ठोस के ज़्यादा पास पास हैं। ठोस को मान लो हम कांच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कांच मान लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, और इसको हम द्रव को हम मान लेते हैं जल मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने तीनों के एक एक उदाहरण ले लिए, गैस का ले लिया वायु, द्रव का ले लिया जल, और ठोस का ले लिया कांच। अब मैं आपसे पूछूं कि कांच और जल में से सघन माध्यम कौन सा है और विरल माध्यम कौन सा है? तो आप लोग बोलोगे कि कांच है। क्यों? क्योंकि कांच के कण ज़्यादा पास पास हैं अपेक्षा जल से, है कि नहीं है? कांच के ज़्यादा कण पास पास हैं अपेक्षित जल के। क्यों? अब देखो तो हमारे पास जो कांच जो है वो क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, और जल जो है वो क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। क्यों? जरा देखो, यदि वायु और जल की बात होगी तो वायु और जल में सबसे ज़्यादा पास पास कण किसके हैं? जल के हैं, तो जल सघन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पर यदि हम जल और कांच की बात करें तो इन दोनों में जो पास पास कण है वो ज़्यादातर किसके हैं? कांच के हैं, तो कांच सघन हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? जिसके ज़्यादा कण पास पास होंगे वही सघन हो जाएगा, और जिसके कण दूर दूर होंगे वो विरल हो जाएगा। ठीक है, आपको अब सघन और विरल तो समझ में आ गया होगा। ये
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। क्वेश्चन में वो लिख कर दे देता, क्या दे देता, कभी कभार हम लोग जो सीखते हैं डेफिनेशन, पढ़ाई जो जाती है बुक में जो होती है वो ये होती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब कम से कम पता भी तो होना चाहिए कि सघन माध्यम कौन सा है और विरल माध्यम कौन सा है। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सघन कौन सा माध्यम होता है और विरल कौन सा माध्यम होता है। अब अपवर्तन की साइड चलते हैं कि अपवर्तन को सीखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, अपवर्तन क्या चीज़ होती है। पहली बात तो इनको ध्यान में रखना, भूल मत जाना कि सघन और विरल को, वैसे तो भूलोगे ही नहीं, बहुत ही सरल है। अब जरा देखना अपवर्तन का नियम देखना। अपवर्तन का नियम इतना सिंपल है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में देखो परावर्तन भी सिखा दिया, परावर्तन का नियम भी सिखा दिया और मैंने दर्पण भी सिखा दिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम अपवर्तन सीखेंगे। तो अपवर्तन में ज़रा देखना, पहली बात अपवर्तन सीखने से पहले हम एक चीज़, मैं तुमको एक और छोटा सा पॉइंट सिखा देना चाहता हूँ, ज़रा देखना। क्या कि मान लो तुम लोगों के पास, मान लो एक रेस की ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल भरा हुआ है। मैं इसको थोड़ा और बना दूँ, आप लोगों को अपवर्तन ये समझ लो कि बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है ये मेरी, बिल्कुल भी अपवर्तन आप याद नहीं करोगे। ज़रा देखना, पहले मैं अपवर्तन से पहले ये वाली चीज़ ज़रा आप देखो, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा यदि आप ये वाली चीज़ देखोगे तो देखो ये हमारे पास क्या है, रेसिंग हो रही है, यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं लोग बाग। तो यहाँ पर चलो मान लो एक ही लड़का है जो दौड़ लगा रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर आना है, उसको उसका जो गोल है उसको यहाँ पर आना है, और वो कहाँ से भागता हुआ आ रहा है, यहाँ से भागता हुआ वो आ रहा है। ज़रा ध्यान सुनना, कोई लड़का है या कोई भी है, कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से भागता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान सुनना, ये तो सड़क है, ठीक है, लेकिन पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सड़क भी है लेकिन पर जैसे कि सड़क पर पानी भर जाता है ना, बारिश के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा सड़क पर जैसे पानी भर जाता है, वैसा ही है। मतलब यहाँ पर मतलब कि सड़क भी है, सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद फिर दोबारा से ये सड़क है। ध्यान सुनना, आप लोग बोलोगे ये क्या सिखा रहे हो, अपवर्तन सिखा रहे हो या क्या सिखा रहे हो, अपवर्तन ही है, लेकिन पर ध्यान सुनना, इसको हम सीखते सीखते सीधे अपवर्तन पर पहुँचेंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगी और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो ए को भागना है और भागते भागते यहाँ पर पहुँचना है। अब जरा ध्यान सुनना, ए जो भागेगा वो क्या करेगा, पहले तो यहाँ पर सीधे भागेगा क्योंकि पानी तो है नहीं है, भयंकर स्पीड में भागेगा, जितनी स्पीड उस पर चल सके उतनी भयंकर स्पीड से वो चलेगा। लेकिन पर जैसे ही वो यहाँ पर आएगा पानी के पास, तो अब वो क्या करेगा, अब वो पानी में तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। आप लोगों को पता है कि कोई भी व्यक्ति पानी में इतनी तेज़ नहीं भाग पाता जितनी तेज़ वो सड़क या सूखे पर भाग सकता है। जहाँ पर पानी ना हो वहाँ पर इतनी तेज़ स्पीड में भाग सकता है, लेकिन पर पानी में उतनी तेज़ स्पीड में नहीं भाग सकता, उसकी स्पीड कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अब ऐसे ही अब देखो, अब जैसे ही पानी में जब वो जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो वायु थी, ठीक है, नहीं थी, यहाँ पर क्या थी, वायु थी, और वायु और जल के बीच में सघन और विरल कौन है, देखो जल क्या हो जाएगा हमारा, सघन हो जाएगा, और वायु क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, जैसे ही वो जब सघन माध्यम में था तो जब वो विरल माध्यम में जब वो दौड़ रहा था, मतलब कि वायु थी, खुले में दौड़ रहा है तो वायु ही होगी वहाँ पर। तो जब वायु है तो वहाँ पर क्या होगा, वो भयंकर स्पीड में भागेगा। अब जैसे उसके पास नीचे जब वो चलेगा सड़क पर, तो सड़क पर पानी है, तो पानी में जब वो चलेगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो पानी में इतनी भयंकर स्पीड में नहीं चल सकता। जब वो पानी में इतनी तेज़ स्पीड में नहीं चल सकता तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, तो वो सोचेगा कि और उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना है वहाँ पर, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इस पानी में कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए जिससे कि वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाए। क्योंकि पानी में अब वो देखो, अगर वो ऐसा तो है नहीं है कि वो यहाँ से जाए और वो यहाँ से फिर यहाँ से निकले और फिर यहाँ से जाए, वो ऐसे पागल तो है नहीं है। क्योंकि देखो अगर वो इतना लंबा रास्ता देखेगा और वो भी पानी में, अब पानी में से तो वो जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। अब जरा ये बताओ, वो यहाँ से इतनी दूर तो जाएगा नहीं, अब वो देखेगा इसमें शॉर्टकट रास्ता क्या है, तो वो सीधा ही चला जाएगा, यही इससे सबसे शॉर्ट रास्ता है। मतलब इस पानी की दूरी को तय करना इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यही सबसे शॉर्ट रास्ता है। अगर वो सोचे यहाँ से जाऊँ तो देखो ये ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, तो वो यहीं से सीधे जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब कि लड़का क्या सोच रहा है कि वो जल्दी से जल्दी पानी में से निकलने की कोशिश कर रहा है और वो शॉर्टकट रास्ता देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो शॉर्टकट रास्ता देख रहा है, मतलब कि सघन माध्यम में से वो जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश
कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब वो यहाँ से वो शॉर्टकट रास्ता देखेगा और उसकी स्पीड भी कम होगी तो फिर अब वो यहाँ से अब वो फिर तो सड़क आ जाएगी, फिर तो वो आराम से यहाँ पर पहुँच ही जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब केवल यहाँ से यहाँ तक समझाने का था। जरा ध्यान सुनना, सघन माध्यम में उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, पहली बात तो आपको पता चलेगी कि सघन माध्यम में उसकी स्पीड कम होगी और वो शॉर्टकट रास्ता देखेगा। ठीक है, शॉर्टकट रास्ता देखेगा मतलब कि छोटा से छोटा रास्ता देखेगा जो वो पानी की दूरी को तय कर दे। ठीक है, बस आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये वाली चीज़ समझ में आई ना। अब जरा देखना अपवर्तन आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। देखना, अगर आपकी ये वाली चीज़ समझ में आ गई तो सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ में आ गया तो समझ लो अपवर्तन समझ में आ गया। देखो अपवर्तन क्या है, मान लो हमारे पास कि चलो हम ये भी नहीं बना रहे, सिंपल भाषा में समझाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर वायु है। ठीक है, यहाँ पर वायु है और यहाँ पर आप लोगों के पास कांच रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कांच रखा हुआ है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से विरल माध्यम और सघन माध्यम कौन सा है। आप लोग आराम से बता दोगे कि ये जो है वो विरल माध्यम है। क्यों? क्योंकि वायु है और वायु के कण ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो वैसे ही विरल माध्यम है, और कांच के कण ज़्यादा पास पास होते हैं तो ये क्या है? एक सघन माध्यम है कि नहीं है? ये क्या है? एक सघन माध्यम है। जिसके कण ज़्यादा पास पास वो सघन, जिसके कण ज़्यादा दूर दूर वो विरल। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, अब क्या होगा जरा देखना। यहाँ से यहाँ तक पूरा कांच है, ऊपर पूरी वायु है। अब जरा ध्यान सुनना, जैसे यहाँ से अब प्रकाश की किरण आएगी, और एक बात और याद रखना, अपवर्तन हमेशा पारदर्शी माध्यम में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपारदर्शी माध्यम में करने की सोची अपवर्तन, तो वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसमें से हम आर पार ना देख सकें। ठीक है, जिसमें से प्रकाश आर पार ना जा सके, वो होता है अपारदर्शी। और पारदर्शी का मतलब होता है, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश आर पार जा सके। जैसे कि कांच है। ठीक है, कांच में से क्या होगा? प्रकाश जो है वो आर पार आराम से जा सकता है, मतलब कि उसमें गति कर सकता है कांच में। यदि आपने लोहा रख दिया तो लोहे में तो वो जाएगा नहीं प्रकाश अंदर, या उससे पार तो जा नहीं सकता लोहे से। तो समझना जरा कि पारदर्शी माध्यम में ही अपवर्तन होता है। ठीक है, अब जरा देखना, यहाँ से किरण आई और कांच हमारा कैसा है? एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें से प्रकाश की किरण आराम से जा सकती है। अब यहाँ से किरण आई तो हमने जब परावर्तन का नियम सीखा था, हमको पता है कि ये वाली किरण जब आती है तो हम इसको कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, जो किरण आती है और किसी माध्यम से टकराती है तो वो किरण आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, ये जो है हमारे पास अब माध्यम होता है, वो बोलते हैं सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो देखो ये जो अलग अलग जो हो जाते हैं ना, ये वायु अलग हो गई और कांच अलग हो गया, तो इन्हीं को हम माध्यम बोलते हैं। ये कांच का, ये हमारे पास सघन माध्यम है और ये हमारे पास विरल माध्यम है। ठीक है, अब जरा सुनना, जैसे ही किरण हमारे पास इस कांच से आकर टकराएगी, इस वाले कांच से आकर टकराई, और जैसे ही टकराएगी तो देखो ध्यान सुनना, हम यहाँ पर अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो केवल हम अपवर्तन ही पढ़ेंगे। जरा देखो, हमने इस वाले बिंदु पर क्या किया? एक अभिलंब खींचा। क्या खींचा? अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है? हमने इस वाले बिंदु पर 90 डिग्री एंगल से एक लाइन खींच दी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। आपने अपवर्तन में भी सीख लिया होगा कि अभिलंब अपवर्तन में भी होता था, परावर्तन में भी आप लोगों ने सीख लिया होगा कि परावर्तन में अभिलंब क्या होता था। ऐसे ही सेम जैसे ही परावर्तन में होता था वैसे ही अपवर्तन में होता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराएगी उसी बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच देंगे। ठीक है, अब जरा देखना, अब क्या होगा? जब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही थी, जब वो यहाँ से आ रही थी तो इसके पास जो कण जो थे वो थोड़े दूर दूर थे, क्योंकि वायु थी। ऊपर की तरफ क्या थी? वायु थी। लेकिन पर यहाँ पर क्या है? कांच है, और कांच के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। कांच के कण क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, हमने भी देखा, क्योंकि कांच ठोस होता है और ठोस के कण बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, सेम लड़के वाली कंडीशन लगाना। यहाँ पर क्या हुआ? जब लड़का, मान लो अब लड़का यहाँ से आ रहा था तो वायु में तो भयंकर स्पीड में आ रहा था, तो अब क्या होगा? वो जैसे ही, लेकिन पर लड़के ने क्या किया था? वो पानी में गया था। लेकिन पर यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? कांच में जा रही है, तो कांच को तुम पानी मान लो। तो अब क्या होगा? मान लो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या करेगी? ये सोचेगी कि इस कांच में से कि वो जल्दी से जल्दी निकले,
ठीक है, क्या करेगी, अब मान लो हम इसको यहाँ से ऐसे बना देते हैं कांच को, ठीक है। तो अब प्रकाश की किरण क्या सोचेगी, प्रकाश की किरण करेगी क्या कि वो इतनी देर तक तो इस कठिन माध्यम में रहेगी नहीं, मतलब कि सघन माध्यम में, वो सोचेगी कि जल्दी से जल्दी बाहर निकलूं। और जल्दी से जल्दी बाहर वो कब निकलेगी, जब वो शॉर्टकट रास्ता देखेगी। सही बात है कि नहीं है। तो देखो विरल माध्यम में तो वो आराम से चल रही थी, दिन भर जैसे ही सघन माध्यम में आएगी तो उसकी स्पीड पहली बात तो कम होगी, ठीक है, कम होगी। तो और वो सोचेगी कि जल्दी से जल्दी बाहर निकले, तो वो क्या करेगी जरा देखना। ये प्रकाश की किरण वैसे तो जानी चाहिए थी ऐसी, क्योंकि सीधी आ रही है और सीधी जानी चाहिए थी। हमको पता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, ठीक है। 10th क्लास में तो हम यही पढ़ते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, तो प्रकाश ऐसे ही चलना चाहिए था। लेकिन पर वो ऐसे नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि पहले वो विरल माध्यम में था। जब वो विरल माध्यम में था तो वो आराम से चल रहा था, लेकिन पर जैसे ही वो सघन माध्यम में आएगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूँ इस माध्यम से, ठीक है। क्योंकि ये कठिन ज़्यादा पास पास है इसके कण, तो प्रकाश की किरण सोचती है कि मैं जल्दी से जल्दी इस वाले माध्यम से बाहर निकलूँ। तो वो क्या करती है, शॉर्टकट रास्ता देखती है, तो वो थोड़ा सा विलंब की ओर झुक जाती है। थोड़ा सा विलंब की ओर झुकी, क्यों झुकी जरा देखना। अब देखो जरा अविलंब की ओर वो क्यों झुकी, क्योंकि प्रकाश की किरण जानी तो ऐसी चाहिए थी, ऐसी तो जानी चाहिए थी प्रकाश की किरण, लेकिन पर चली कैसे गई, ऐसे चली गई, ऐसी तो चली गई। अब ऐसे जब चली गई वो ऐसे क्यों गई जरा देखना। यहाँ से जाएगी तो देखो ये वाला जो रास्ता है वो बहुत बड़ा पड़ रहा है उसके लिए, देखो बड़ा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। इससे छोटा रास्ता उसके लिए ये पड़ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे छोटा रास्ता इसके लिए ये हो रहा है। इसलिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम में थोड़ी सी झुक गई। समझ में आया कि नहीं आया, सघन माध्यम में थोड़ी सी झुक गई, ठीक है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जरा डेफिनेशन सुनना। जब प्रकाश की किरण एक सघन विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, देखो हमारे पास विरल माध्यम था और ये सघन माध्यम था, जब प्रकाश की किरण हमारे पास विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वे अविलंब की ओर झुक जाती है। ये देखो ये क्या था, अविलंब था, और ये क्या थी, प्रकाश की किरण आई थी और ये अविलंब की ओर झुक गई। देखो यहाँ से थोड़ी दूर थी लेकिन पर यहाँ से पास आ गई। वैसे तो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन पर थोड़ी सी झुक गई। इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अब इसका अपोजिट सुनना जरा। मान लो अब क्या हो रहा है, अब हम किरण को उल्टी भेजेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मान लो आपके पास किरण ऐसे आई, ठीक है, ध्यान सुनना। अब हम किरण को उल्टी दिशा में भेज रहे हैं। ये हम किरण को अब कांच से कहाँ पर भेज रहे हैं, वायु में, ठीक है। अब ये कांच है और ऊपर क्या है, वायु है। तो जरा ध्यान सुनना, कांच में तो इसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, कांच में ये आराम आराम से जाएगी, और ये वैसे जानी चाहिए तो सीधी ऐसे जानी चाहिए थी ये किरण, ठीक है। जानी कैसे चाहिए थी, ऐसी सीधी जानी चाहिए थी ये किरण। क्यों, क्योंकि हमको पता है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो ये किरण जो है वो सीधी जानी चाहिए थी। ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन पर क्या हुआ, अब कांच में तो बेचारी थोड़ी आराम आराम से चल रही थी, स्लो स्लो। तो अब जैसे ही ये जब वायु में आएगी तो इसके पास कण बहुत दूर दूर होंगे, यहाँ पर तो कण बहुत पास पास थे, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही थी किरण, और मतलब दब दब कर निकल रही थी कणों से ज़्यादा दब दब कर निकल रही थी किरण। तो अब ये क्या करेगी, जैसे ये बाहर आएगी तो ये जैसे ही जब इसको दूर दूर कण मिलेंगे तो ये सीधी कहीं ना कहीं पर भागेगी, मतलब कि उल्टी सीधी दिशा में भागेगी। तो ये क्या करेगी, दूर जाएगी। अगर ये ऐसे जाती तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या था, फिर तो ये शॉर्टकट रास्ता देखेगी। अब शॉर्टकट रास्ता तो उसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता उसको तब चाहिए था तब उसके पास कण जो है वो ज़्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। अब कण तो बहुत दूर दूर हो गए तो किरण भी दूर हटेगी अविलंब से। देखो पहले इस कांच में कण बहुत पास पास थे, लेकिन पर वायु में क्या हुआ, कण बहुत दूर दूर हो गए, तो वो क्या करेगी, किरण भी अविलंब से दूर चली जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। इसको भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोनों ही परिभाषा है। जब प्रकाश की किरण, ये क्या होता है, हमारे पास सघन माध्यम होता है, आपकी मर्जी है कोई सी भी लिख देना, सघन, और ये होता है विरल। वैसे ही मैं एक और परिभाषा बताऊंगा आप लोगों को। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। दूर हट रही है कि नहीं हट रही है, क्यों, क्योंकि विरल माध्यम में कण जो थे वो दूर दूर थे, इसलिए किरण भी दूर हट गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसकी जो मेन जो डेफिनेशन होती है वो जरा सुनना। जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वे अविलंब की ओर या तो झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखो इस वाली घटना में क्या हुआ, जब विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, जब सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई, मतलब कि दोनों ही परिस्थितियों में अपवर्तन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड करके हमने एक ही परिभाषा बनाई। वो क्या बनाई, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वे या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसमें अभिलंब की ओर झुकी, इसमें अभिलंब की ओर से दूर चली गई। ठीक है, दोनों की कंबाइंड एक ही परिभाषा बना दी। तो यही परिभाषा आपको लिखनी है एग्जाम में। अब जरा ध्यान सुनना इसमें एक और बात कि ये होती है हमारे पास आपतित किरण, और ये जो किरण झुककर जो जाती है, जब सघन माध्यम में जाती है जब किरण, तो वो थोड़ी सी झुक जाती है, तो इस झुकी हुई किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ऐसे ही इस वाले में देखो, इसमें क्या हुआ था, इसमें तो सीधे कांच में से जो किरण जो आई थी और वो इस वाले बिंदु पर टकराई थी और इससे सीधे चली गई थी दूर अविलंब से। तो देखो ये जो आपतित हुई थी इस पर, तो इसको तो हम बोलेंगे आपतित किरण, और ये वाली जो किरण थी इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, नियम सुनना दोनों। अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं, बहुत ही सरल है। पहला नियम जरा देखना, आपतित किरण, ठीक है, और अविलंब बिंदु, ठीक है, और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या तो ये लिख दो। ठीक है, क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो है कि नहीं है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम जरा सुनना, पहला नियम तो हो गया, दूसरा नियम जरा देखना, दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम जरा देखना जी, जो आपतित जो किरण है, देखो ये भी अविलंब से कुछ ना कुछ कोण बना रही है। देखो ये जब आ रही है तो ये इससे कुछ ना कुछ कोण बना रही है, इसको हमने मान लिया या आई मान लो इसको। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। देखो ये वाली किरण इस वाले अविलंब से कुछ ना कुछ कोण तो देखो बना रही है, तो ये हमने आई मान लिया। और ये जो अपवर्तित जो किरण है ये भी देखो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, इसको हमने आर मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। देखो ये वाली तुमको दिख रही है ना, ये वाली किरण है ना, इस वाले अविलंब से कुछ ना कुछ कोण बनाया है, ये कोण, तो इस वाले कोण को हमने मान लिया आर और इस वाले कोण को हमने मान लिया आई। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक है। ठीक है, मतलब कि नियत रहता है। साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब कि आपतित इस वाले कोण को देखो क्या बोलते हैं, जरा ध्यान सुनना, ये आपतित किरण से बनाए तो इसको बोलते हैं आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण से बनाए तो इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, अब दोनों कोणों का इसकी साइन की जया, मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक नियत रहता है। ठीक है, इस वाला जो नियम है सेकंड वाला वेरी वेरी IMP है, इस वाले नियम को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। याद रखना, पूछ लेता है क्वेश्चन में कि स्नेल का नियम बताइए, तो स्नेल का नियम आपको कोई थ्योरी नहीं निकली है, केवल लिखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक या नियत रहता है, इसका मान हमेशा नियत रहता है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और एक और खास बात, साइन आई अपॉन साइन आर से हम अपवर्तनांक और निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि अपवर्तनांक क्या होता है, जरा देखना। अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश की किरण देखो विरल माध्यम में आ रही थी तो तेज स्पीड में चल रही थी, आराम से खुले हुए कण थे, तो जब जैसे ही वो जब पास वाले कण में आएगी तो उसकी स्पीड कम होगी ना, मैंने भी बताई थी कि कम होगी। जैसे कि वो लड़का जब भाग रहा था तो पानी में उसकी स्पीड कम हुई थी, ऐसे ही इसकी स्पीड कम होगी। तो वो स्पीड कितने गुना कम हुई है वो अपवर्तनांक है। बस समझ में आया कि नहीं है। अपवर्तनांक को भी आप याद मत करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपवर्तनांक लेके आऊँगा, लेकिन पर आपको याद नहीं करना है। अपवर्तनांक मैंने बता दिया क्या होता है, जब कोई किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि कण पास होते हैं, तो उसकी स्पीड कितने गुना कम हुई है। ठीक है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम में उसकी स्पीड कितने गुना कम हुई है, ये हम बताते हैं किससे, अपवर्तनांक से। ठीक है, उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इस वाली वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अपवर्तनांक, सघन माध्यम, विरल माध्यम और अपवर्तन के दो नियम और आपको आराम से समझ में आए।